कोना कहानियों का। कोना कहानियों का में आज की कहानी का शीर्षक है सिग्नेलर। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, आवाज प्रज्ञा पांडे की। भाई विमल, आखिर मैं यहाँ पहुंच ही गया और पहुंचकर सोचता हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि फिर क्या जाने ऐसी सुंदर जगह देखने को मिलती या न मिलती। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छे भले तंदुरुस्त लोग देखते देखते लुढ़क जाते हैं। मैं तो बीमार हूँ, देखने को अच्छा दिखता हूँ और आमतौर पर होता भी हूँ अच्छा ही, पर जब धड़कन का दौरा होता है तभी मैं कहता हूँ रोमांस अच्छी चीज है। जीवन में जब इतना अनिश्चय है तब रोमांस के बिना उसे कैसे सहा जाए, यह मुझे तो समझ ही नहीं आता। निश्चय कहाँ है, विश्वास कहाँ है तुम्हारे विज्ञान में? विज्ञान जब अपनी इति पर पहुंचता है तब एक प्रश्न विराम का रूप ले लेता है, और जहां वैसा नहीं करता, जहां वह निश्चय का आत्यंतिक अकाट्य सत्य का रूप लेता है, वहां वह झूठ बोलता है। क्या इसी को निश्चय कहते हैं? लेकिन तुम कहोगे पत्र में भी कहाँ की बात ले बैठा, इसलिए जहां हूं वहां की बात कहूं। यह तो तुम जानते हो कि मैं यहाँ आया कैसे। मेरे मामा बहुत वर्षों से यहाँ रहते हैं। अपने माता पिता से वसीयत में उन्होंने एक विचित्र तबीयत पाई थी। अपनी माँ से शायद मैंने भी उसका कुछ अंश पाया है, जिसके कारण उनका मन साधारण लोगों में, साधारण कामों में, साधारण स्थान पर लगता ही नहीं था। जबरदस्ती शादी कर दिए जाने के बाद वे यहाँ भाग आए और जंगल में ही छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। वह उस समय का घर अब एक शानदार बंगला है, जिसके चारों ओर सेब, नाशपाती, खुबानी, आड़ू, आलूचे इत्यादि के सैकड़ों वृक्ष हैं। आज की इस हालत को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि 15-20 साल पहले, बल्कि अभी 5-6 साल पहले तक यहाँ इनके सिवाय कोई नहीं रहता था। नजदीक कोई मकान था तो तराई के पार सामने की पहाड़ी पर, जो कौवे की उड़ान से तो 2 मील से अधिक नहीं होगा, लेकिन वैसे 10 मील से कम नहीं। मामा ने अकेले आकर इस कुकुरमुत्तों से भरी हुई जमीन को फलदायनी बनाया, बाग खड़ा किया, और तब अभी 5-1 वर्ष हुए हैं इस बात को। 2-4 और परिवार यहाँ आसपास आ बसे। अत्यंत सुंदर जगह, एकांत, शांत और शीतल। काई की हरियावल यहाँ का मखमली बिछौना है। मुनाल के रंगीन पंखों की फड़फड़ाहट ही यहाँ के चामर हैं। पंडुक्कियों का कूंजन ही यहाँ का संगीत है। रोमांस के राजा का यह दरबार है। तुम पूछोगे, लेकिन रोमांस वहाँ है भी? मैं स्वयं जब संध्या की, मेरी ममेरी बहन का नाम छायावादी मामा ने संध्या रखा था, यह तुम्हें बता चुका हूँ कि नहीं? आंखों की ओर देखता हूँ तब मेरे स्वर में यह प्रश्न उठता है। उन आंखों ने 19 वसंत देखे हैं। 19 बार वसंत के सुंदर स्वप्न को पावस के जल से सींचे जाते और शरद की परिपक्वता में फलित होकर भी शिशिर की तुषार धवल कठोरता में लुट जाते देखा है। फिर भी उनमें उस रहस्य की पहचान नहीं है, स्वप्न की मांग भी नहीं है। ऐसी स्वच्छ, ऐसी तरल और हाँ, ऐसी भावहीन आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। भावहीन इसलिए कहता हूँ कि उनमें अपना कुछ नहीं दिखता। जान पड़ता है संध्या के पास अपना कुछ है ही नहीं जो आंखों में आए, चाहे व्यक्त होने के लिए, चाहे छिपा रहने के लिए। वायु चलती है, चीड़ के वृक्षों में सर सर ध्वनि उठती है, तो मैं देखता हूँ कि संध्या की आंखों में भी उस ध्वनि का कंपन है। आड़ू के वृक्ष से कोई बची खुची फूल की पंखुड़ी गिरती है तो मुझे जान पड़ता है कि उन आंखों में भी अवसान की एक रेखा खिंच गई है। सूर्य अस्त होता है तो मैं पाता हूँ कि रंगों की बिछलन पर टिकी हुई उन आंखों में भी अनुराग की झलक है। लेकिन जब मैं उन्हें पकड़ने के लिए बात करता हूँ तब पाता हूँ कि वहाँ कुछ नहीं है। संध्या शून्य है। उसकी आंखों में प्रकृति ही प्रकृति है। तभी मैं कहता हूँ वे आंखें बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन बहुत ही भावहीन। तुम मन में हंसोगे कि रोमांस के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता। तुम्हें मैं कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता, फिर भी मैं सिद्धांततः यह मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में रोमांस की क्षमता है और वह कभी न कभी प्रकट भी होती है। दूसरों के आगे नहीं तो उस व्यक्ति के आगे अवश्य जिसमें वह हो। संध्या में रोमांस है या नहीं मैं चाहे न जानूं,
वह स्वयं एक दिन अवश्य जानेगी, और मैं भी क्यों नहीं जानूंगा। जैसी उसकी आंखें हैं, उनमें भला कुछ छिप सकता है। पहाड़ी झील का अंतर इतना स्वच्छ होता है, तभी तो उसमें छोटे से छोटा मेघपुंज भी एक उड़ता हुआ पक्षी तक साफ झलक जाता है। नहीं तो क्या तालाब के गंदले पानी में कुछ दिखता है। तुम ऊब उठे होगे। थोड़ा सा विस्मय मुझे भी होता है कि आने के पहले ही दिन तुम्हें इतना लंबा पत्र कैसे लिख गया। रात यहाँ पहुंचा था। रात 12 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। सवेरे उठकर दिन भर संध्या के साथ घूमा किया, बाग देखा, घर देखा, खेतों की क्यारियां और उनसे परे एक रहस्य भरे पर्दे की तरह दृष्टि को रोकने वाला चीड़ का जंगल भी देखा। नीचे घाटी में फैली हुई और भागती हुई धूप देखी। टूटते तारों की तरह गिरकर सर्राता हुआ निकल जाने वाला कुरर का जोड़ा देखा। पड़ोसियों से परिचय प्राप्त किया। फिर संध्या के पाले हुए पक्षियों, मुर्गे मुर्गियों, हंसों की जोड़ी और जंगली बिलार के बच्चे से पहचान की। और अब रात को तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। तब भी थकान नहीं है। परिश्रम एक विचित्र, अत्यंत मधुर नशे की तरह शरीर में छाया हुआ है। इस सब से तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह स्थान कैसा हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तुम्हारी बीमे की एजेंटी और नगर कांग्रेस की कमेटी की रीढ़ी छींची, इस आखिरी इंसल्ट के साथ तुम्हारा स्नेही। प्रिय विमल, 27 जून। मैं कहता था मैं जीतूंगा। रोमांस, रोमांस, रोमांस। कितना चाहते हो तुम रोमांस। मैंने उस दिन देखा नहीं था, लेकिन क्या वह था नहीं। वह तो बरसों से यहाँ चक्कर काट रहा है, माय डियर मैन, बरसों से। पर गर्व पीछे करूँगा, बात तो कह लूँ। तो सुनो। पिछला पत्र लिखने के बाद फिर तबीयत खराब हो गई और 3 दिन बाहर निकलना नहीं हुआ। इस बीच मैंने संध्या को कुछ और पहचाना। मामी तो है नहीं और मामा काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और अब बोलती चालती भी कम हैं। अक्सर अपनी लाइब्रेरी में रहते हैं, इसलिए घर की देख रेख और सेवा शुश्रूषा का सारा भार संध्या पर ही रहता है और वह उसे ऐसे निभाती है जैसे जानती ही ना हो कि वह बोझ है। मैंने अपने को बिल्कुल आराम में पाया और इतना ही नहीं, मैंने यह भी पाया कि संध्या साधारण घरेलू चिकित्सा के अलावा और भी बहुत कुछ जानती है। मेघदूत उसे ज़बानी याद है। कुमार संभव उसने कई बार पढ़ रखा है। भारवी और श्रीहर्ष की वह तुलना कर सकती है। खैर, 3 दिन बाद मैं उठने फिरने लायक हो गया तो यह तय हुआ कि बाहर खुले में बैठा जाए। बंगले के सामने घास पर मेरे लिए एक आराम कुर्सी डाल दी गई। अपने लिए संध्या ने एक स्टूल रख लिया। मैं लेट गया, टांगों पर कंबल डालकर रंग बिरंगे बादलों को देखकर क्या कुछ सोचने लगा। संध्या भी चुपचाप बैठी मेरी ओर, कभी बादलों की ओर, कभी सामने की पहाड़ी की ओर देखने लगी। बहुत समय ऐसे ही बीत गया। अंधेरा होने लगा। मैं इतनी देर तक संध्या से कुछ भी बोला नहीं था, लेकिन सोच रहा था संध्या के बारे में ही। अब जब मुझे ध्यान हुआ कि मैं बहुत देर से चुप हूँ, तब मैंने उसकी ओर देखा। वह अब स्थिर दृष्टि से सामने की पहाड़ी की ओर देख रही थी। मैंने भी उधर ही देखते हुए पूछा, उस पहाड़ी पर क्या कोई नहीं रहता? वहाँ प्रकाश नहीं है। वह उत्तर देने को हुई ही थी कि सामने पहाड़ पर कहीं एक बत्ती जल उठी। प्रकाश दूर था, छोटा सा दिखता था, लेकिन वह तेल के दिए सा लाल नहीं था, पीला भी नहीं था, काफी सफेद दिखता था, मानो बिजली का हो। और वह लैंप की तरह स्थिर नहीं था, कभी जलता था, कभी मिटता था, कभी थोड़े काल के लिए, कभी अधिक। पहले मैंने नहीं समझा कि वह पेड़ों में से छन कर आता होगा और हवा से पेड़ों के हिलने के कारण झिपता बलता होगा, लेकिन हवा बिल्कुल शांत थी। यहाँ तक कि पहाड़ों में हमेशा होती रहने वाली चीड़ों की साए साए भी बंद थी। अत्यंत स्तब्धता छाई हुई थी। फिर मुझे ऐसा भी लगा कि वह झिपना बलना आकस्मिक नहीं है, मानो किसी विशेष प्रणाली पर चल रहा है, जैसे उसमें चिंतन है, कुछ अभिप्राय है। मेरी रोमांटिक वृत्त जागी। क्या यह सिग्नल है? मैं ध्यान से देखने लगा और मैंने पाया कि मैं उस प्रकाश के संदेश को साफ साफ पढ़ सकता हूँ। मोर्स प्रणाली पर संदेश भेजा जा रहा था।
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं भौंचक रह गया। इस जंगल में मोर्स कोड और प्रेमालाप का यह आधुनिक तरीका। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं बोल नहीं सका। 10 मिनट तक चुपचाप वह सिग्नल ही देखता रहा। जब वह बंद हो गया और थोड़ी देर बाद पहाड़ के एक रूप अंधकार को चीरकर मामूली तेल के दिए का लाल और फैला हुआ सा प्रकाश जगने लगा, तब मैंने किसी तरह संध्या से कहा, वह जानती हो क्या था? कोई सिग्नल कर रहा था, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। संध्या ने अचंभे में आकर कहा, सच? लेकिन मैं तो इसे 8 वर्षों से नित्य देख रही हूँ। मेरा विस्मय और बढ़ गया। 8 वर्षों से नित्य? कौन रहता है वहाँ? किसे संदेश भेजता है? संध्या ने मेरे प्रश्न की उपेक्षा करते हुए कहा, अजब बात है। 8 वर्ष पहले तो इधर हमारे सिवाय कोई था ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने फिर धीरे से कहा, अजब बात है। और देर बाद उसने और भी धीरे से कहा, बड़ी अजीब बात है। 8 वर्षों से। फिर वह एकाएक उठकर भीतर भाग गई। और सवेरे मैं देखता हूँ झील पर बादल घिराए हैं, सारा आकाश छा गया है। अब संध्या की आंखों के और संसार के बीच में सदा के लिए एक पर्दा सा छा गया है, जिस पर संध्या का सच्चा रूप दिखता है। और वह रूप सारे विश्व का रहस्य, रोमांस, रोमांस, रोमांस। परसों में पत्र अधूरा ही छोड़कर उठ गया था। वैसे वह अधूरा था भी नहीं, क्योंकि जो असल बात मुझे लिखनी थी वह तो लिख ही चुका था। फिर भी उतनी बात से ही मन नहीं भरता। अगर रोमांस के आ जाने से ही उसकी हौस मिट जाती तो बात ही क्या बनती। आकर तो वह निरंतर मांगती है कि उसका रहस्य खोला जाए। इस मांग में ही तो उसकी शक्ति है। मैं समझता हूँ पिछली सदी में यूरोप में जो रोमांटिक गाथाओं की लहर आई थी, उसमें संकेत रूप से यही बात कही गई थी। रोमांस की इसी रहस्यमयी शक्ति को शाप का रूप दिया गया था। टेनिसन की लेडी ऑफ शैलाट का शाप भी यही था। शीशे में बाहर का दृश्य देखना रोमांस की पुकार था, जिसके वश होकर वह बंदी रमणी नाव में बैठकर बह चली, जाने किस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए। कीट्स की लाबिल डॉम सा मेर्सी के हृदयहीन नायिका भी तो वही रहस्यमयी शक्ति है, जिसके एक चुंबन से अभिभूत होकर पुरुष सदा उसकी तलाश में मारा मारा फिरता है। लेकिन साहित्य मीमांसा भी क्या बीमे के आंकड़े हैं जो तुम्हें रुचेंगे? लौटूं कहानी की ओर ही। रोमांस तो संध्या का है, लेकिन रहस्य तो मेरे लिए भी है ना। मैंने खोज खाज कर बहुत सी बातें पता लगाई हैं, और जो बात पता लगी उनके आधार पर बहुत कुछ सोचा भी है, जिसके कुछ परिणाम भी निकले हैं। ये सब अब लिखता हूँ कि आयु की लंबाई से ही जीवन की कीमत लगाने वाले तुम उसकी गहराई भी कुछ समझ पाओ। वह जो परली पहाड़ी पर आदमी रहता है, उसका नाम है बलराज। उसने कहीं शिक्षा नहीं पाई है, लेकिन सुनने में आता है कि वह केवल पढ़ा लिखा ही नहीं, बहुत सी विद्याओं में भी पारंगत है। यह सब कुछ उसने स्वयं ही अपनी हिम्मत से सीखा है, क्योंकि उसका बाप देवराज यहाँ के हिसाब से काफ़ी संपन्न होते हुए भी पढ़ाई के विरुद्ध था, और वैसे भी अक्खड़ था। बेटा ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि कैसे निकला, इसका कारण कई प्रकार से बताते हैं, लेकिन उन सब बातों में इतना साम्य अवश्य है कि उसकी माँ का ठीक ठाक पता नहीं है, और जिस स्त्री ने उसे पाला पोसा वह देवराज की दूसरी पत्नी थी। सौतेली माँ का जैसा चित्र खींचा जाता है, इस स्त्री ने अपने को उसके योग्य साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देवराज न केवल बुढ़ापे की स्त्री का गुलाम था, बल्कि वैसे भी अत्यंत कठोर और नीरस तबीयत का आदमी था। लोग बताते हैं कि वह कई बार बलराज को इतना पीटा करता था कि वह बेहोश हो जाता था, और तब उसे घर से कुछ दूर राह के किनारे डाल आता था। कई बार आते जाते लोग उसकी पट्टी कर जाते थे, और कभी कुछ फल भी खाने को दे जाते थे। जब बलराज कुछ बड़ा हुआ, तब उसे घर से बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया। एक अलग झोपड़ा उसके लिए डाल दिया गया, जिसमें वह उसी कड़वी आज़ादी में पलने लगा जो बंदी को उस समय मिल जाती है जब वह कालकोठरी के एकांत में पाता है कि वह सारे संसार से अलग है।
यहीं उसने तरह तरह की किताबें पढ़ी, थोड़ी बहुत हिकमत, कुछ संगीत, कुछ बड़ईगिरी और न जाने क्या क्या। मैं कुछ कुछ उसकी हालत का अनुमान कर सकता हूँ। दुबला लंबा शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे किंतु सिर से सटकर रुखाई से लटकते हुए बाल, एकदम मनोविज्ञान ग्रंथों के प्रॉब्लम चाइल्ड की सी सूरत। उस जंगल में अकेले रहते यह देखते हुए कि उसके संसार में जो दो व्यक्ति हैं जिनसे वह कुछ स्नेह की आशा कर सकता है, उनमें से एक तो उसे नित्य पीटता है, उसे कुचल कर मिट्टी करके ही अपनाना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति जिससे मृदुता और सहानुभूति की उम्मीद प्रकृति ने न जाने कैसे पुरुष की नस नस में तड़पा दी है, उसकी विमाता है, जो दूर ही धकेलती है और कभी पास खींचती है तो एक विष में लपटाए हुए सूत्र से। बलराज किधर गया होगा यह समझना कठिन नहीं है। बच्चा जब माँ को मांगता है और पाता है कि केवल एक स्त्री जो किसी दूसरे की पत्नी है, तब उसकी आत्मा दूसरे रास्ते में पड़कर वह कमी पूरा करना या छिपाना चाहती है। संगीत द्वारा, शारीरिक श्रम द्वारा, आत्मपीड़न द्वारा और सबसे बढ़कर दिवा स्वप्नों के द्वारा, उस अमोघ अस्त्र रोमांस के द्वारा। देवराज मर गया और बलराज की विमाता कहीं चली गई। बलराज अपने पिता के विस्तृत खेतों का स्वामी होकर रहने लगा। संध्या को याद है कि 10 वर्ष पहले वह एक बार इस तरफ आया था और एक दिन यहाँ रह कर गया था। संध्या उस समय केवल 9 वर्ष की थी, लेकिन उस दिन बलराज से उसकी जो कुछ बातचीत हुई वह उसे बखूबी याद है, और याद होने का कारण भी है। संध्या ने अपना समवयस्क लड़का तब तक देखा नहीं था, लेकिन वह स्वच्छंद वातावरण में पली होने के कारण प्रगल्भ और बेधड़क थी। बलराज ने भी अपनी समवयस्क लड़की नहीं देखी थी, पर वह अपनी आहत और पीड़ित आत्मा के कारण अत्यंत संकोची और एकांत प्रिय था। सवेरे वह आया था और संध्या कहती है कि दोपहर तक उसके मुख से एक शब्द नहीं निकला। चुपचाप एक फीकी सी दिख जाने पर फौरन झिप जाने वाली दृष्टि से संध्या की ओर देखते हुए ही उसने खाना खाया। वैसे ही लाइब्रेरी में बैठा रहा। पहली बात उसने यही की कि घूमने जाऊंगा, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए चीड़ के जंगल की ओर चल दिया। और वहां जंगल में और भी मजे की बात हुई। संध्या उसके बर्ताव से हैरान तो हुई, लेकिन कुंठित होना उसने सीखा नहीं था, और न जाने क्यों उसे इस 12 बरस के लड़के की बीमार आंखों पर करुणा सी भी आई थी। वह भी पीछे पीछे वन की ओर चल दी। वहां वह बलराज की तलाश में घूमती हुई जंगली स्ट्रॉबेरियां भी बीनती रही, और जब आखिर बलराज मिला तब उसे स्ट्रॉबेरियां देती हुई बोली, लो, तुम्हारे लिए बीनी है। बलराज विस्मय में वह ले भी नहीं सका। बोला, किसी के लिए नहीं बीनी जाती। कल्पना करो इस उत्तर की और सोचो उस बच्चे की हालत जो यह कहता है। समझो उसकी प्रवासी आत्मा का अकेलापन, जिसमें उसकी सारी मिठास, सारा रस अंतर्मुख होकर भीतर ही भीतर घुमड़ रहा है, विकृत हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अंगूर का रस निचोड़कर दाब दिए जाने के बाद सड़ता है और शराब में परिणत हो जाता है। संध्या उसे साथ लेकर ही लौटी। रास्ते में उसने न जाने कितने और कैसे कैसे प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर में बलराज धीरे धीरे अपना तो नहीं, अपने ज्ञान का परिचय देने लगा। जंगल की अनेक तरह की जड़ी बूटियों के नाम उसने बताए, सुगंधित जड़ों की खूबियां गिनाई, और यहाँ तक खुल सका कि जेब में से एक जड़ निकालकर संध्या की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो सूंघो। जब संध्या ने सूंघ कर प्रशंसा की और लौटाने लगी तब बोला, तुम रखो। संध्या ने पूछा, मेरे लिए नहीं लाए थे, तब मैं नहीं लूंगी। और उसने देखा कि रखो कहता हुआ भी बलराज जैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हो, मानो उसमें इतना भी साहस नहीं है कि आग्रह कर सके। संध्या ने वह जड़ रख ली और वे लौट आए। इसी शाम बलराज चला भी गया। बस इतनी सी बात तब हुई थी 10 साल पहले, और आज यही व्यक्ति सिग्नल करके कहता है, मैं प्रेम करता हूँ, और 8 वर्षों से कह रहा है। कितना कच्चा सूत्र है जो मृत्यु और जीवन का संबंध जोड़ता है।
कितना कमजोर तंतु है जिस पर प्रेम अपनी पीड़ाओं का गुरु भार लिए नाचता हुआ बढ़ता है। तुम कहोगे क्या बेहूदगी है, पागलपन है। तुम्हारी समझ में प्रेम का यह रूप आ ही नहीं सकता। मिलने के बाद किसी के भीतर कल्पना का कल्पवृक्ष फल उठे, वह संभावनाओं के आश्रय ही, कल्पित के आश्रय ही प्रेम का उद्यान खड़ा कर ले और उसी में इतना तन्मय हो जाए कि बाहर न निकले, यथार्थता न देखे, यह तुम्हारी दृष्टि में बेहूदगी ही हो सकती है। तुम प्रेम को आत्मदान के उपासना के रूप में, बल्कि अछूत की उपासना के रूप में कब देख सके। तुम्हें तो यह जचता कि यहीं जंगल में उसका और संध्या का चोरी से मिलन हुआ करता, या वह कभी संध्या के घर में घुस आता और फिल्म के बनमानस के ढंग पर उसे उठा ले जाता। तब तुम कहते यही तो यथार्थता है साहब, या मर्द का प्यार ऐसा ही होता है। लेकिन तुम जानते हो यथार्थता का यह रूप भी रोमांस का उबाल होता। तुम्हारे सड़े मस्तिष्क का रोमांस भी सड़ा हुआ होगा और अंततः यह तुम्हारी यथार्थता क्या एक मोहावरण नहीं होती उस यथार्थता को छुपाने के लिए जिसमें तुम स्वयं तुम हो। लेकिन जाने दो, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं इस अभागे बलराज के स्वप्न में रहना चाहता हूँ, उसके सिग्नल के स्पंदन में जीना चाहता हूँ। स्नेही, 12 जुलाई। भाई, यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का मौसम ऐसा दगा देगा। आज 8 दिन से बारिश बंद नहीं हुई है। सुबह से तीसरे पहर तक हल्की बारिश और घोर गड़गड़ाहट, उसके बाद रात भर मूसलाधार वर्षा। मैं तंग आ गया हूँ। संध्या के मामा तो अब लाइब्रेरी से निकलते ही नहीं, वहीं खिड़की दरवाजे बंद करके आग जलाकर बैठे रहते हैं, क्योंकि नमी से उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है। और संध्या बारिश में भी जहाँ तहाँ घूमती फिरती है और अजब तर्क के पहाड़ी गीत गाती है। मैं बहुत अकेला हूँ। जब कभी उस अकेलेपन का ध्यान आता है तब आत्मा अपने सारे दुखों को याद करके बेकल हो उठती है और वह सनातन प्रश्न पूछने लगती है, जो मानवता का वरदान भी है और शाप भी। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और कब तक हूँ? वैसे तो इन प्रश्नों के आगे कौन अकेला नहीं है। सुख में, संग में, रसप्लावन में जब जब यह प्रश्न उठा है तो तभी उठा है जबकि व्यक्ति एक प्रकार से इन सब से दूर हट गया है, हटे बिना भी अलग हो गया है, यानी अकेला हो गया है। ऐसा अकेलापन क्यों आता है? मुझे लगता है कि भीतर ही भीतर एक आग पैदा होती है जिससे सुख ऐश्वर्य में भी एक दर्द सा छा जाता है और उसे खोखला बना देता है। भाप अंततः है तो पानी ही, लेकिन आंतरिक ताप के कारण उसका आकार बदल जाता है। वह पानी होकर भी तृप्तदायिनी नहीं रहती और इसलिए भाप में रखी जाने पर पानी में मीन प्यासी ही हो सकेगी। मैं अकेला हूँ भीतर के किस दाह के कारण? सुनो, मैं रोगी हूँ, इस समय लगभग अपाहिज हूँ, क्योंकि दूसरे के आश्रय रहता हूँ। मेरे जीवन में क्या आपूर्तियाँ नहीं हैं? मैं रोमांस का जाल बुनता हूँ, पर क्या उसके तंतु नहीं टूट जाते? फिर मैं दूसरों के लिए महल बनाता हूँ, लेकिन क्या वे दूसरों के होने के कारण अधिक मजबूत होते हैं? मैं संध्या को देखा किया हूँ। ऐसे दिन आए हैं जब मैं घंटों मुग्ध निष्काम विस्मय में उसे देखा किया हूँ। किसी तरह का कोई भाव मुझ में नहीं जागा है, देखते रहने का भी नहीं। बच्चा तितली को देखते हुए जिस तरह उसमें, उसके उड़ने में नहीं, उसकी रंगीनी में, सुकुमारता में नहीं, उसकी संपूर्णता में, तितलीपन में तन्मय हो जाता है, उसी तरह मुग्ध हो सकने का अवसर मुझे मिला है। फिर मैंने उसकी आंखों में बड़ी हल्की सी बदली छाई देखी है और उसे ही देखा किया हूँ। और नित्य प्रति आते रहने वाले उस सिग्नल संदेशों से मुझे उसे देखने में सहारा मिलता रहता है। मैंने देखा है, शाम को चाहे बारिश हो चाहे पत्थर पड़े, जब सांझ घिराती है और दिए बालने का समय होता है, तब संध्या एक अजब विनय का भाव लिए बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और सिग्नल की प्रतीक्षा करती है। सिग्नल के बाद जब पहाड़ी पर वह मैला सा स्थिर प्रकाश जाग जाता है, तब वह लौट आती है और बरामदे में आकर कुछ देर चुप खड़ी रहती है,
फिर भीतर आकर अपने काम में लग जाती है। पर अब 3 दिन से सिग्नल बंद है। संध्या के मन की बात मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए कुछ टूट सा गया है। 8 साल बाद एक दिन वह सिग्नल बंद हो जाए, जबकि 8 साल बाद ही वह मेरे द्वारा पढ़ा गया। इसमें मुझे लगता है कि विधि खास तौर से मेरा अपमान करना चाहती है। उस दिन हमेशा की भांति संध्या बाहर खड़ी थी। सिग्नल होकर देखा जाना ऐसी अभ्यस्त दैनिक क्रिया थी कि शायद उधर ध्यान भी नहीं जाता था। मामा ने पुकारा, संध्या। तब मुझे एकाएक ख्याल आया कि तारे निकल आए हैं, रात घनी हो गई है और सर्दी खूब हो रही है। मामा की आवाज़ सुनकर संध्या चुपचाप सिर झुकाए चली गई। उसके बाद नौकर मुझे खाना दे गया। संध्या नहीं आई और अब 3 दिन हो गए हैं वह सिग्नल बंद है। जब सिग्नल बंद होने के कारण को सोचता हूँ तब आशंका से हृदय भर जाता है। मुझे एक लेखक की कहानी याद आती है जो नित्य नियम से प्रातःकाल घूमने जाता था और ठीक 8 बजे लौट आता था। एक दिन वह 8 बज के कुछ मिनट तक नहीं लौटा। तब उसकी स्त्री रोने लगी। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि वह मर गया है और उसका विश्वास ठीक निकला। क्या बलराज को कुछ हो गया है? यह सोचकर मैं सहम जाता हूँ। उस अज्ञात दूरस्थ आदमी को मैं भाई सा मानने लगा हूँ और संध्या के लिए भी मुझे चिंता हो रही है। उसकी आंखों में जो बादल छाने लगे हैं वे कुछ महत्व रखते हैं। संध्या मौन है। मैं नहीं जानता कि उसके भीतर कुछ जागा है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह वैसी नहीं बनी है कि 2 बार प्यार कर सके। और अगर बलराज, मेरा मन बहुत उदास हो गया। लिखने की इच्छा नहीं होती, क्षमा करना। मन आता है कि अभी उठकर चल दूं और बलराज का पता लगा कर लाऊं, लेकिन वह बारिश का जल प्लावन और यह स्वास्थ्य की टूटी हुई नाव और वह रोमांस का आलोक, कितनी दूर, कितनी दूर। तुम्हारा प्रिय विमल। लिखना चाहता हूँ पर लिख नहीं सकूंगा। अपनी डायरी के कुछ पन्ने फाड़ कर भेज रहा हूँ, पढ़ लो। 18 जुलाई। क्या इस साहस को बुद्धिमत्ता कहा जा सकता है? कीच और पानी और सील, छाए हुए बादल, पहाड़ों का उतार चढ़ाव। इस हालत में क्या मुझ रोगी को यह काम लेना चाहिए था? लेकिन और चारा कहाँ है? जिसे जीना है उसका मार्ग यही है कि क्षण क्षण पर जीवन को लापरवाही से परे फेंक देने को तैयार रहे। जीवन का मोह लेकर भी कोई जिया है? दिन भर में रुक रुक कर मैं 6 मील आ सका हूँ और फिर भी लगता है टूट गया हूँ। पता नहीं कल 4 मील भी जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन जाना तो होगा। मुझे लगता है कि बलराज मेरा भाई है, भाई से बढ़कर कुछ है, क्योंकि मैं उसे देखे बिना भी अपना सका हूँ। मैंने संध्या से कहा था कल प्रातःकाल मैं उधर जाना चाहता हूँ, मामा से कह देना। उसने कहा अच्छा। सवेरे मैंने देखा वह तैयार खड़ी है और घोड़े पर आवश्यक सामान भी लदा है। मैंने पूछा, तुम भी जाओगी? लेकिन पूछते ही मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल व्यर्थ यह प्रश्न पूछा है। उसने उत्तर में कुछ कहा नहीं, केवल इतना ही, तुम अकेले जाने लायक नहीं हो। और दिन भर चलकर हमने यहाँ पड़ाव भी कर लिया है। मैं यहाँ बैठा बलराज की बात सोच रहा हूँ। शायद संध्या भी सोच रही होगी। आज सिग्नल को बंद हुए 8 दिन हो गए। मुझे लगता है जैसे हम लोग ध्रुव प्रदेश में गिरे हुए किसी उड़ाके को बचाने जा रहे हों और देर होने से उत्कंठा और चिंता बढ़ती है कि क्या वह कल तक बचा रहेगा। क्या मैं झूठ मूठ का रोमांस गढ़ रहा हूँ? 16 जुलाई, शाम। पथ में शाम हो गई, लेकिन अब वह स्थान दूर नहीं है। रात में हम लोग वहाँ जा लेंगे। यहाँ पहाड़ी रास्ते के मोड़ पर मुड़ते ही वह घर दिखने लगा और देखते ही मुझे याद आया मैं कितना थका हुआ हूँ। अब हम यहाँ बैठे हैं। संध्या कभी उस घर की ओर देखती है, कभी दूसरी पार अपने बाग की ओर, और धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती है। उसने अभी तक इस घर की या बलराज की कोई बात नहीं की है। मानो उसे सारे रास्ते भर मेरी ही चिंता रही है। मुझसे उसने रह रह कर पूछा है कि तबीयत कैसी है। कभी मुझे लगता है कि उसे
इस सारे किस्से में मामूली कौतूहल से अधिक कुछ नहीं है। पर क्या संध्या इतनी शून्य हो सकती है? उसकी आंखों में जो मुझे दिखता है वह क्या मेरी ही सृष्टि है? इस समय सांझ के धुंधलके में उसका गुनगुनाना क्या केवल सांझ के रंगों का मुखर रूप है और उससे अधिक कुछ नहीं? लेकिन संध्या की हल्की सी चीख सुनकर मैं देखता हूँ सिग्नल, घर की खिड़की से बिजली की बैटरी का सिग्नल। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे। और बस। हमें जाना चाहिए, अभी चलना चाहिए। मन में संशय का दानव कहता है। शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई थी और नई बैटरी की प्रतीक्षा में 8-9 दिन बीते। यही तुम्हारी इस सारी बेवकूफ़ी का नतीजा निकलेगा। पर मन नहीं लगता, अभी चलना ही होगा, चाहे पहुँचते पहुँचते मेरे हृदय का स्पंदन बंद हो जाए। सत्य को जानना ही होगा। 24 जुलाई। सत्य किसे कहते हैं हम? सत्य। लेकिन ऊपर का पन्ना पढ़ता हूँ तो मन कहता है आखिर तुम सत्य जान ही गए। जब पूछता हूँ क्या जान गया तो उत्तर नहीं मिलता, सिवाय इसके कि अब यहाँ अच्छा नहीं हो सकूंगा। एक अस्वस्थ पीला शरीर, अपनी श्यामता में सुनहले तारे उलझाए हुए बाल, शांत चेहरा। उस अंधेरे घर में घुसकर जब मैंने बत्ती जलाई तब यही देखा। चारपाई खाली थी। बलराज खिड़की के पास जमीन पर लेटा हुआ था और उसके हाथ के पास टार्च पड़ी थी। मैंने लपक कर बलराज का कंधा पकड़कर हिलाया, नब्ज देखी और घबरा कर कहा, हैं? पर संध्या अपने स्थान पर ही ऐसे स्तब्ध, गतिहीन खड़ी हो रही, मानो मैं अनुसंधान करके जो कुछ पता लगाऊंगा वह उसे पहले से जानती है। वह सब उसके भीतर घटित हो चुका है। वह छोटी सी लड़की जिसने अभी तक यह नहीं जाना था कि प्रेम क्या होता है, कैसे बिना प्रयास के प्रेम, मृत्यु, अनंतता तक का अर्थ मानो ज्ञान का एक ही घूंट पीकर जान गई और उससे विचलित नहीं हुई। आज 6 दिन हो गए इसको, लेकिन वे सब दृश्य मेरे आगे ऐसे फिर रहे हैं जैसे अभी वह सब कुछ हो रहा है। फिर भी सोचने को, लिखने को कुछ नहीं है। ऐसे भी क्षण होते हैं जो जीने के लिए होते हैं और उसके बाद याद करने के लिए नहीं, पीछे देख देख कर बार बार फिर जीने के लिए होते हैं। ऐसा ही क्षण वह था जब मैं बलराज के सिरहाने झुककर बैठा हुआ उसके चेहरे की ओर देखता जा रहा था। उस मनः शक्ति की लहरों में बहा जा रहा था जो इस चिर रुग्ण क्षीण शरीर को चारपाई से खींचकर खिड़की तक लाई थी, एक अज्ञात स्वप्न को अपनी दीप्ति द्वारा खींच बुलाने के लिए। और जब संध्या खिड़की पर खड़ी पार की ओर टकटकी लगाए देख रही थी, और वह क्षण तब समाप्त हुआ जब संध्या ने घूमकर बहुत धीमे स्वर में पूछा, अगर मैं टॉर्च ले लूं तो चोरी तो न होगी? मैंने टॉर्च उठाकर उसे दे दी और एक मूक दृष्टि से उसे वह कह देना चाहा जो जबान से नहीं निकला कि यह तो 8 वर्ष से तुम्हारी ही है। लेकिन अब टॉर्च से क्या? जीवन में जो टॉर्च होती है, रोमांस, वह संध्या के लिए बुझ गई है। अब उसे सिग्नल द्वारा कोई बुलाता है तो काल, और उसका संकेत, उसका प्रसाद क्या है? शून्य, शून्य, शून्य।